दोस्तों नमस्कार। मैं हूं राजकुमार सिंह। हरियाणा में सत्ता की जंग दरअसल हैट्रिक करने और उससे बचने की जंग भी होगी। हरियाणा में अपना दूसरा शासनकाल पूरा कर रही बीजेपी केंद्र की तरह इस राज्य में भी सत्ता की हैट्रिक करना चाहेगी, जबकि 10 साल से सत्ता से वनवास झेल रही कांग्रेस अपनी पराजय की हैट्रिक से बचना चाहेगी। इसलिए मुख्य चुनावी जंग कमर और हाथ के बीच ही लड़ी जाएगी, जिसमें बाकी दलों की भूमिका 1-2 सीट जीतकर या 2-4% वोट काटकर इस जंग को दिलचस्प बनाने की ही रहेगी। हरियाणा की राजनीति दशकों तक 3 चर्चित लालों चौधरी बंसीलाल, चौधरी देवीलाल और भजनलाल के इर्द गिर्द घूमती रही। खुद बीजेपी देवीलाल और बंसीलाल की उंगली पकड़कर जिस हरियाणा में राजनीति करती रही, उसी में 10 साल से सत्ता पर काबिज होना कोई छोटी उपलब्धि हरगिज नहीं है। 2014 में नरेंद्र मोदी की लहर पर सवार बीजेपी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल कर मुख्यमंत्री के रूप में जिन मनोहर लाल खट्टर को चुना, हरियाणा के चौथे लाल के रूप में उन्होंने राज्य की राजनीति की चाल ही बदल दी। आज तीनों चर्चित लाल परिवार के सदस्य बीजेपी का झंडा उठाए हुए हैं। बंसीलाल और भजनलाल परिवार तो कांग्रेस और बीजेपी में ही बटकर रह गए हैं, जबकि देवीलाल परिवार के एनएलओ और जेजेपी के रूप में 2 दल इस बार भी चुनाव मैदान में टाल ठोकेंगे। 2014 में एनएलओ ने 15 सीटों वाली कांग्रेस को पीछे छोड़ते हुए 19 सीटों के साथ मुख्य विपक्षी दल का दर्जा हासिल किया था, लेकिन 2019 आते आते सब कुछ बदल गया। देवीलाल परिवार में विभाजन से जन्मी जेजेपी और फिर इनेलो में ऐसी भगदड़ मची कि कांग्रेस को मुख्य विपक्षी दल का दर्जा मिल गया। अब जबकि 2024 के विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, जेजेपी में भी वैसी ही भगदड़ नजर आ रही है। 10 में से 7 विधायक उसे अलविदा कह चुके हैं। हाल के लोकसभा चुनाव में जेजेपी के उम्मीदवार जमानत तक नहीं बचा पाए, जबकि 10 में से 5 लोकसभा सीटें जीतकर कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन किया। कुरुक्षेत्र सीट इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल आम आदमी पार्टी के लिए छोड़ देने के चलते कांग्रेस 9 सीटों पर ही चुनाव लड़ी थी और उनमें से 5 जीत गई। विधानसभा क्षेत्रों की दृष्टि से देखें तो कांग्रेस ने कुल 90 विधानसभा क्षेत्रों में से 46 में बढ़त हासिल की, जबकि बीजेपी ने 44 में। जाहिर है दोनों ही दलों में टक्कर थी और नजर आती है। फिर भी यह नहीं भूलना चाहिए कि हर चुनाव और उसके मुद्दे अलग अलग होते हैं। 2019 के चुनाव पर ही नजर डालने बीजेपी ने लोकसभा की सभी 10 सीटें जीती थी, लेकिन चंद महीने बाद हुए विधानसभा चुनाव में 46 सीटों का बहुमत का आंकड़ा भी छूने से चूक गई और 10 सीटें जीतने वाली नई नवेली जेजेपी की सत्ता में भागीदारी की लॉटरी खुल गई। इसलिए हाल के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 46 विधानसभा क्षेत्रों में मिली बढ़त को ज्यादा भाव नहीं दिया जाना चाहिए। इसलिए भी कि लोकसभा चुनाव से 2 महीने पहले अचानक ही मनोहर लाल खट्टर ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। नायब सिंह सैनी नए मुख्यमंत्री बने और जेजेपी से गठबंधन भी टूट गया। ऐसे घटनाक्रम का अप्रत्याशित चुनावी प्रभाव और परिणाम होता ही है। अब जबकि नेतृत्व परिवर्तन हुए 5.5 महीने हो चुके हैं, लोकसभा चुनाव परिणाम से सबक लेकर ब्राह्मण चेहरे मनोहर लाल बडोली को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाने के साथ ही बीजेपी को बेहतर रणनीति बनाने का भी मौका मिल गया है। हर बार एन चुनाव से पहले होने वाले दल बदल का लाभ बीजेपी के साथ ही कांग्रेस को भी हुआ है, लेकिन 10 साल पहले जिस अंतर कलह के चलते कांग्रेस की दुर्गति हुई थी, उससे वह आज भी मुक्त नहीं। 10 साल मुख्यमंत्री रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष और उन्हीं की पसंद से उदय भान को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर कांग्रेस आला कमान ने उन्हें फ्री हैंड का ही संदेश दिया है। परिणाम स्वरूप हुड्डा विरोधियों के समक्ष
कमल थामने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। 10-11 साल में कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं की फहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन अभी भी कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला के रूप में 2 दिग्गज ऐसे मौजूद हैं जिनकी आला कमान तक सीधी पहुंच है। दोनों ही राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। सिरसा से सांसद चुने जाने के बावजूद शैलजा ने विधानसभा चुनाव लड़ने का संकेत देकर साफ कर दिया है कि वो मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल हैं। कांग्रेस द्वारा किसी को सीएम फेस करने के आसार कम ही हैं, लेकिन रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा जिस तरह हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा निकाल रहे हैं, उसे भूपेंद्र हुड्डा द्वारा अपने बेटे को स्थापित करने के रूप में देखा जा रहा है। जवाब में शैलजा भी अलग यात्रा निकाल रही है। जाहिर है यह खेमेबाजी टिकट वितरण में भी दिखेगी। बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर के आसार का अर्थ यह नहीं कि अन्य दल चुनाव को प्रभावित नहीं करेंगे। लोकसभा चुनाव कांग्रेस के साथ गठबंधन में लड़ने वाली आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव अलग लड़ रही है, तो इनेलो ने मायावती की बीएसपी के साथ गठबंधन किया है। जेजेपी भी चुनाव मैदान में ताल ठोकेगी। पिछले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर किसी को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़े मुकाबले में ये दल शक्ति संतुलन के जरिए चुनाव परिणाम को प्रभावित करने की हैसियत तो रखते ही है। बहुकोणीय मुकाबला बीजेपी के लिए अनुकूल साबित होता है, क्योंकि सत्ता विरोधी वोट बढ़ जाते हैं। विधानसभा चुनाव में हार जीत का अंतर भी बहुत ज्यादा नहीं रहता। फिर भी इस सियासी दंगल में सबसे अहम होंगे चुनावी मुद्दे। हरियाणा में बेरोजगारी की उच्च दर अरसे से चर्चा का विषय है। महंगाई तो सर्वव्यापी है, लेकिन बीजेपी के लिए असल चुनौती 3 बड़े स्पीड ब्रेकर पार करने की होगी। किसान आंदोलन और फिर खासकर महिला पहलवानों के दिल्ली में अनशन से बना माहौल तथा अग्निवीर के नाम से चर्चित अग्निपथ योजना। विवादास्पद कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमा पर साल भर से भी लंबे चले किसान आंदोलन का असली ठिकाना हरियाणा ही था। अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में सबसे ज्यादा मेडल भारत के लिए हरियाणा के खिलाड़ी ही लाते हैं। सेना में भागीदारी वाले राज्यों में भी हरियाणा अग्रणी है। जाहिर है कांग्रेस इन तमाम मुद्दों का चुनावी लाभ उठाने से नहीं चुकेगी। याद रहे कि राहुल गांधी ने किसानों को मिलने के लिए संसद भवन बुलाया, तो ओलंपिक के फाइनल मुकाबले से पहले आयोग की घोषित कर दी गई चर्चित पहलवान विनेश फोगाट का स्वागत करने दीपेंद्र हुड्डा एयरपोर्ट पहुंचे। अग्निपथ योजना समाप्त करने का वायदा कांग्रेस लोकसभा चुनाव में ही कर चुकी है। राज्य और केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी को भी इन चुनौतियों का एहसास है। इसीलिए सुधारात्मक कदम उठाकर सकारात्मक संदेश देने की कोशिश हो रही है। पर इतनी देर से की जाने वाली ये कुछ कोशिशें क्या जनमानस बदल पाएंगी? हरियाणा का जनादेश बहुत कुछ इस सवाल के जवाब पर निर्भर करेगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अभी के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। धन्यवाद।